जिन्होंने किया मगर वो दहशत गर्दी में शामिल नहीं है, उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए जो एक बड़ी तादाद निकल रही है उनको कबूल किया जाना चाहिए ताकि वो कौमी धारे में अपना रोल अदा कर सकें। मगर जो लोग दहशत गर्दी में शामिल हैं उनको किसी तौर पर भी चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो उसको शामिल न किया जाए, ताकि हम दुनिया को पैगाम दे सकें कि रियासत जो है वो मां है इस कौम की, और मां के खिलाफ जो साजिश करता है, जो खिलवाड़ करता है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस उसको कबूल नहीं करती। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया इस बात से कि बैरूनी मुदाखलत होती रही। नवाज शरीफ 2001 में यहाँ से गए थे, यकीनी तौर के ऊपर तब भी बैरूनी मुदाखलत थी। 2019 में जब वो गए तब भी कुछ ना कुछ दोस्त ममालिक उसमें हिस्सादार थे। तो आप मुस्लिम लीग नून इस बात का एतराफ़ तो करें कि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा रही है और इस तरह से उनके जो दोस्त ममालिक थे वो मुदाखलत करते नहीं देखें, मैंने पहले भी कहा था अपनी बात के आगाज़ में कि कुछ होती हैं कौमी मफादात में रियासत की तरक्की के लिए जो कुव्वतें काम करती हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें जो होती हैं वो सरगर्म होती हैं। और जो आप कह रहे हैं जो रियासत के मफाद में पॉलिटिकल फोर्सेस क़यादत लीडर काम करते हैं तो उनके हक में पाकिस्तान दोस्त ममालिक भी हरकत में आते हैं, ये बात दुरुस्त है। मगर आप उसको एक तनाज़ुर में ना लें बल्कि ये हकीकत जाने कि क्या नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 99 को जब उसकी हुकूमत का खात्मा किया गया था उसने तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर दिया था, उसने तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया था, उसको हाईजैकर क्यों बना दिया था? कभी किसी ने सवाल किया? और जब 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को नवाज शरीफ की क़यादत में जो तरक्की कर रहा था, जब उस वक्त हटाया गया था तो किस पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत ने उसके लिए खत लिखा था? पाकिस्तान के दोस्त ममालिक यकीनन उस वक्त परेशान थे कि पाकिस्तान को तरक्की करते किस भंवर में धकेला जा रहा है, ये आवाज उठती है। आपने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है और लेवल प्लेइंग फील्ड मेरा ख्याल है कि अब इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा कि आपका जो सियासी हरीफ है वो बिल्कुल दीवार के साथ अपनी हरकतों की वजह से लग गया। अब मियां साहब कब आ रहे हैं वापस और कब आके मुस्लिम लीग नून की कमान संभाल? नहीं, अगर आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि हमारा हरीफ या हमारा हलीफ, भाई बात यह है कि 9-10 मई की मनसूबाबंदी मैंने उसको कहा है कि ये करो, जो वो उसने की तो रियासती अदारों ने क्यों नहीं आइन कानून के मुताबिक उस पर हाथ डालना था? ये मुझे कोई बताए कि ये मेरी ख्वाहिश पे उसने किया है, किसी और की ख्वाहिश पे, यकीनन मुल्क दुश्मन कुव्वतों की ख्वाहिश पे उसने किया है। तो मुझे और उसको साथ मिलाना। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि अब नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, तो जो मेरे से ये सवाल करता है कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं उसको चीफ जस्टिस के दिए जाने वाले फैसलों से जवाब मिल जाना चाहिए। इस्लाहात का बिल लाए हैं आप, मंजूरी भी हो गई है, लेकिन जजेस जब मेरिट से हट के सिफारिश पे लगाए जाएंगे आला अदलिया के तो यही हाल होगा जो आप कह रहे हैं पनामा में। दूसरा, आपने उसमें जजेस मेरिट पे भर्ती करने के लिए कोई शिफ्ट नहीं लाए ताकि ये काम खत्म हो जाता। नंबर 1 एक कर लें, तकरीर ना करें, ये सवाल का जवाब दे लूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं उस बिल को आप पढ़ें। मेरिट पे ही और बाख्तियार सुप्रीम कोर्ट को ही किया गया है, वो पावर जो हैं वो पार्लियामान के पास नहीं है। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि आप सिफारिश पे किसी के कहने पे भर्ती होगी तो उसके नतायज भुगतेगी कौम, ये बात दुरुस्त है। और ये आप दूर की बात नहीं कर रहे, माजी करीब की बात कर लें कि एक अदारे के चीफ ने जब बाजू मरोड़ के हुकूमत वक्त का चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे 2 लोगों को लगाया तो फिर यही फैसले आने थे ना।
اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک ادارے کے چیف نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے عمران خان کو جو ٹاسک دیا، جو دھرنے کا، لاہور سے مارچ کرنے کا، کیا آج کوئی وہ راز ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ کیسا پاکستان کے اندر ایک خود کو کہتا ہے جمہوریت پسند یا ایک انصاف پسند یا ایک تحریک کی بات کرتا ہے، جو کبھی ایک ادارے کی خواہش پہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرتا ہے، دھرنے دیتا ہے، اور کبھی دوسرے ادارے کے ایکسٹینشن کے لیے، دوسرے ادارے کے چیف کے لیے۔ اور آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین وکیل جو ہیں امان اللہ صاحب، بلوچستان میں وکلا کنونشن میں کیا کہہ رہے تھے موجودہ چیف صاحب کے حوالے سے؟ میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو پھر آپ جسٹس شوکت صدیقی کی آواز کو کیوں نہیں آپ سنتے؟ کیوں دبایا جاتا ہے بار بار جسٹس شوکت صدیقی کی؟ اب وہ زندہ ہے نا، بلایا جائے، جوڈیشل کمیشن میں بنایا جائے، از خود نوٹس پہ بلایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی سہولت کار جنرل فیض حمید تھے، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کی حکومت ہے، اس کی سہولت کاری پہ کیا کارروائی استقبال کر رہے ہیں؟ اگر آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار ہوں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، آصف سعید کھوسہ ہوں، اور بھائی جب ان کا سب سے بڑا بینیفیشری جو تھا اس سارے منصوبے کا، اس سازش کا، جس کا نام عمران خان ہے یا مرشد پاک ہیں، ہم تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے۔ بھائی آپ ہمیں کتنا با اختیار سمجھتے ہیں؟ اور آپ یہ بھی سوال کرنے سے پہلے ضرور خیال کر لیا کریں کہ بھائی آج تک کتنے دن ہو گئے کہ جناح ہاؤس جلانے والے، منصوبہ بندی کرنے والوں، پشاور کی دفاعی تنصیبات کو، میاں والی کی تنصیبات کو جلانے والے جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے، آج تک ہم ان کا ذکر نہیں کر پا رہے۔ پکڑنا تو دور کی بات ہے، وہ پھر کس کے امبریلا کے نیچے ہیں؟ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اب پردہ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو سہولت کاری 9-10 مئی کو کرنے والے تھے کردار، ان کو بے نقاب کریں گے تو 2017 کے کردار خود بے نقاب ہو جائیں گے۔ میاں صاحب یہ بتا دیں کون کون سے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیں کون کون سے کردار آپ 9 مئی کا واقعہ مطلب اس سے راز کھول دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پاکستان کے کسی گلی کوچے میں کسی تھڑے پہ جا کے پوچھیں، لوگ آپ کو نام بتائیں گے کہ یہ لوگ جو تھے یہ 9 مئی 10 مئی میں بھی اور 2017 میں بھی یہی کردار شامل تھے۔ اب کوئی راز نہیں ہے۔ جی پلیز میری یاد سنیں نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان ناموں کا علم ہی نہیں ہے تو پھر میں بڑی معذرت سے یہ آپ سے عرض کروں گا، اتنے آپ سادہ نہیں ہیں جتنے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرت بھی نہ کرے عمران خان کو باہر بھیجنے کی، وہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ دوست ممالک ہیں یا کچھ اور ہے؟ جبکہ عمران خان کہہ چکے ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ بات کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، مگر اگر آپ نے ہم پوچھنے ہیں تو عارف علوی اور چکوال کی ایک اہم شخصیت سے پوچھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، آپ عدلیہ کو جو ہے خراج تحسین پیش کریں گے جس میں 50 روپے کے کاغذ کے اوپر آپ کے قائل کو باہر جانے دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت کو، عدالت عظمیٰ کو یا دفاعی ادارے کو زندگی میں کبھی ہم نے تنقید کا نشانہ ادارے کو نہیں بنایا، پہلے بھی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے ان لوگوں کے خلاف جو اداروں میں بیٹھ کے ریاستی وسائل، ریاستی طاقت کا استعمال کر کے غیر آئینی رول ادا کرتے ہیں، غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں،
उनके खिलाफ पहले भी बात करते थे, आज भी करते हैं, कभी फिर कोई करेगा रोल वो अदा तो तब भी करेंगे। जहां तक आपका सवाल है तो मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ अटक किले से बाहर गए थे, उस वक्त अटक किले की दीवारें फलांग के गए थे, या आपकी कोट लखपत जेल से एक कैदी जो है वो कितना आज़ाद होता है, ये आप रियासती अदारों को और जिन्होंने भेजा था अपनी ज़रूरत के लिए, जिनको ज़रूरत थी अपनी हुकूमत को कंफर्टेबल करने के लिए, जिनको ज़रूरत थी ये नई मनसूबाबंदी जो आज आपको नज़र आ रही है, ये मनसूबाबंदी करने की, साजिश करने की उन्होंने भेजा था। ये सवाल उनसे किया करें। अच्छा मियां साहब, एक बात बताइएगा कि आपने फरमाया कि आइन का खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये आइन का खिलवाड़ किसने किया है कि जैसे ये पंजाब और केपीके की हुकूमत का मुद्दत भी खत्म होगी, क्या ये आइन का खिलवाड़ नहीं है? दूसरी जानब आप फरमा रहे हैं कि जब जो मियां नवाज शरीफ की वापसी आने का जवाब आपको चीफ जस्टिस के जो काम है उनके ऊपर मिल रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस से डर रही है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे? डरते तो हम सब से हैं, रियासती इदारों से डरते हैं, मगर आप मुझे ये बता दें कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या अदारे जो हैं या अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं दे रही, तो मुझे ये बताएं ये कैसा इंसाफ है कि एक बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरे इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया जाए, उस वक्त दबाव डाला जाता है अदालत की तरफ से भी कि जनाब इसके इस्तीफ़े को कबूल क्यों नहीं किया जाता। और क्या दुनिया में कहीं इखलाक नाम की या आइन नाम की कोई चीज़ पढ़ के देख लें, एक चीज़ कबूल होने के बाद और किसी प्रेशर के बगैर ये स्पीकर की का इख्तियार होता है कि वो एक एक मेंबर को बुला के पूछता है कि आप किसी दबाव में इस्तीफ़ा दे रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। उस वक्त हमें रोका गया कि एक एक को मत बुलाया जाए, आप सबको इकट्ठा बुलाते हैं तो हमें सब इकट्ठे को बुला के आप पूछ लें। हमने फिर भी एक एक को बुला के पूछा, तनकीद का निशाना बने, मगर आज हमें कहा जाता है कि नहीं, उस वक्त हम नादान थे, उस वक्त हमारा कोई एजेंडा और था, आज हमें कोई साजिश और का हिस्सा बनना है, लिहाजा में मेंबर कबूल कर लिया जाए। ऐसे नहीं होता। किया गया उसके बाद दूसरे ममालिक पे जो पाकिस्तान का मजाक बनाया या उसके बारे में जो बातें की जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, यही असल वो वजह है जिससे हम ये कहते हैं कि आप अगर पिंडी में इससे पहले हमला हो, पाकिस्तान के बाहर से लोग आए हमलावर हों, तो उसको हम सब क्या कहते थे? दहशतगर्द। पाकिस्तान के अंदर से फिर उसी इमारत पे हमला हो तो हमला करने वाले के नाम बदलने से या अंदर बाहर होने की वजह से आप उसके जुर्म को दहशतगर्द का नाम और बदल के दे देंगे। कोई नाम दहशतगर्द बाहर से आए, अदा करे वो किरदार, फिर भी वो दहशतगर्द है, पाकिस्तान के अंदर से वो वही रोल अदा करे, फिर भी वो दहशतगर्द है। मैं जिंदगी में कभी स्पेशल कोर्ट जो हैं उनका दिफा भी नहीं कर सकता, उनको सपोर्ट भी नहीं कर सकता, मगर मुझे सवाल करने वाले साहब जो हैं वो जवाब दें कि क्या पाकिस्तान की अदलिया के अंदर से जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़या में शामिल हैं, सबूतों के साथ अदारों ने पकड़ के उनको कटहरे में लेकर आए, तो अभी तो जो वो तनसीबात थी उनके खून को मदम भी नहीं होने दिया गया, तो आप उनको बेल आउट कर दें और इस तरह की बेल दे दें कि अगली 31 तारीख तक भी आपने जो जुर्म करने हैं उनमें भी आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुखालफ किरदारों को किस कटहरे में लेकर जाएं, किस तरह उनके साथ जो है वो आप इंसाफ कर सकेंगे, इसका जवाब मेरा ख्याल आपको मिल गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।